ये स्क्रीन वाला थोड़ा सा इससे कमेंट्स इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आशा है दीपावली आपकी बहुत अच्छे से मनाई होगी आप लोगों ने। तो आज दीपावली के बाद में पुनः अपनी क्लासेज स्टार्ट करते हैं अपन। तो लास्ट वाला अपना ज्योग्राफी का जो पार्ट था, हाइड्रो ज्योग्राफी के ऊपर हमने कंप्लीट किया था। यानी हाइड्रो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो अपना चल रहा था। तो हाइड्रो ज्योग्राफी के अंदर अपने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं या जिन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, हाइड्रो का मीनिंग जो जलीय भूगोल वाला पार्ट है आपका। तो इस हाइड्रो ज्योग्राफी के अंदर एक तो आपका अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम का टॉपिक है। ड्रेनेज सिस्टम के बाद में इसके ऊपर डिपेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र या नदियों के ऊपर, वो आता है लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की लेक्स या जो झील वाला टॉपिक है उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना राजस्थान में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। और सिंचाई परियोजना के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहता है अपने वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो वाटर कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं, जल संरक्षण की जो तकनीकें हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो परंपरागत, जो लंबे टाइम से हम अपना रहे हैं, जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा बावड़ियों का निर्माण, बावड़ी के अलावा जैसे अपने तालाबों का निर्माण, राजस्थान में जो झील या लेक्स हैं उनका निर्माण। तो ये अपने आप में अपने नेचुरल जो सोर्स हैं, यानी जो अपना रेनी वाटर, उस रेनी वाटर को कलेक्ट करने के जो स्रोत हैं वो हैं। हालांकि ये जो स्रोत हैं ये अपने आप में आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये बनाए जाते हैं। जैसे झीलों का निर्माण भी होता है, कुछ लेक्स ऐसी हैं जो नेचुरल हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। तो इसका मीनिंग है आर्टिफिशियल लेक्स, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जो तालाब बने हुए हैं, जो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जोहड़ बने हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान में जैसे पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ी झीलें हैं। तो इस प्रकार की कुछ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं और कुछ अपने इसमें नवीनतम तकनीक भी हैं। तो जल संरक्षण की तकनीक जो है वो दो तरीके की हैं। जो लंबे समय से चली आ रही है वो परंपरागत, और जो आधुनिक तौर पे अपनाई गई हैं उनको कहा जाता है गैर परंपरागत या आधुनिक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, यानी जो मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन टेक्निक के नाम से जानी जाती है। तो जब ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएंगे आपके कि जल संरक्षण वाले पार्ट में अपने क्या क्या है। तो ये वाले जो चार टॉपिक हैं इसमें ये ड्रेनेज तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेक्स ऑफ राजस्थान। तो लेक्स ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान की झीलें, या लेक्स ऑफ राजस्थान का जो टॉपिक है इसको मुख्यतः पानी की प्रकृति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वाटर नेचर, लेक्स ऑफ राजस्थान आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पानी की प्रकृति के आधार पर
राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये दो भाग अपने लिए कौन से हैं? तो दो भाग में आपको ध्यान है कि पानी की प्रकृति के आधार पर जो झील होती हैं वो एक तो होती है ब्राइन वाटर लेक यानी खारे पानी की झील, और दूसरी जो झील है वो मानी गई है मीठे पानी की झील, यानी जिनको हम फ्रेश वाटर लेक और ब्राइन वाटर लेक के नाम से जानते हैं। तो पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों के अंदर, जिसमें खारे पानी की झील को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राइन वाटर लेक। ब्राइन वाटर लेक्स खारे पानी की झील है। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो अपना फ्रेश वाटर लेक। मीठे पानी की झीलें। जो फ्रेश वाटर लेक्स के रूप में है। अब आपसे एक जनरल रीजन पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो खारे पानी की क्यों हैं? जो हमने आगे मेंशन कर रखा है खारे पानी की झील, यहां से हटा के इसको नीचे मेंशन कर देते हैं खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झीलें खारे पानी की क्यों हैं? तो इसके पीछे एक जनरल सा आंसर ये आता है कि राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग में जहां पहले टेथिस सी था, तो उस टेथिस सी का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ भाग है, वो राजस्थान में खारे पानी की झील है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो बचा हुआ खारा पानी है वो मुख्यतः सांबर एरिया में बचा हुआ है, उसको नाम हमने सांबर दिया हुआ है। जो चूरू के छापर में बचा हुआ है उसको नाम हमने ताल छापर दिया हुआ है। जो सीकर के कोछोर में बचा हुआ है उसको हमने नाम कोछोर लेक दिया हुआ है। जो बीकानेर के लूणकरण सर में बचा हुआ है उसको लूणकरण सर लेक। इसका मीनिंग खारे पानी की झीलें जो हैं वो राजस्थान में मोस्टली अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए हुए हैं, यानी जो जहां स्थित है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झील है उसका एक जनरल रीजन पूछा जाए कि क्यों है, तो उसका आंसर माना जाता है रिमेन्स ऑफ टेथिस सी, क्योंकि ये टेथिस सागर के अवशेष है। टेथिस सागर के अवशेष है, इस कारण ये खारे पानी की है। रिमेन्स ऑफ टेथिस सी। तो ये तो एक जनरल सा आंसर आ गया अपना कि ये समुद्र के या सागर के भाग रहे हुए हैं, इस कारण इनका पानी खारा है। अब आपसे कोई पूछे टेथिस सागर खारा क्यों है, तो अपना आंसर रहेगा क्योंकि टेथिस सागर में महासागर या ओसेनिक वाटर है, और ओसेनिक वाटर के अंदर NaCl की मात्रा काफी अधिक होती है। सोडियम क्लोराइड जो कि अपने लिए साधारण नमक होता है उसकी मात्रा काफी अधिक होती है। इसलिए सागरीय भाग का हिस्सा होने के कारण टेथिस सागर खुद भी खारा था। फिर अपना क्वेश्चन जाता है कि सागर या महासागर खारे क्यों है, तो फाइनली अपने जो साइंटिफिक रीजन है वो निकल के आता है क्योंकि महासागर या सागरों का जो नीचे का भाग होता है, जो बॉटम पार्ट होता है, वो बॉटम पार्ट बना होता है माइकासिस चट्टानों का, और ये माइकासिस चट्टाने होती है लवणीय चट्टाने। तो जिन झीलों के नीचे माइकासिस चट्टाने काफी ऊपर तक हो तो उन झीलों के अंदर वो सेलिनिटी मिक्स हो जाती है लवणीय चट्टानों की, और उन लवणीय चट्टानों की सेलिनिटी के कारण या लवणता के कारण उन झीलों का पानी खारा होता है। तो वास्तव में जो टेथिस सी या किसी भी ओशियनिक पार्ट का जो पानी खारा है उसके पीछे उसके नीचे का जो बॉटम या जो तल है वो उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि उसके तल में होते हैं माइकासिस चट्टाने। तो साइंटिफिक अगर रीजन आपके दिया हुआ है ऑप्शन में, तो अपने आंसर रहेगा माइकासिस चट्टाने इन झीलों के नीचे पाई जाती है, यानी माइकासिस रॉक्स आर फाउंड अंडर दीज लेक्स। या जनरल आंसर जब पूछा जाए, साइंटिफिक नहीं पूछा जाए, तब आंसर जनरली हम क्या मानते हैं? टेथिस सी। जैसे आरपीएससी के पुराने एग्जाम्स में पूछा गया है कि खारे पानी की झीलें वो किस कारण है, तो उसमें जनरली आंसर ये लिया जाता है रिमेन्स ऑफ टेथिस सी, कि ये टेथिस सागर का अवशेष है। जबकि वास्तव में साइंटिफिक जो कॉज होता है या जो वैज्ञानिक कारण जो इसका होता है वो होता है माइकासिस चट्टाने। ये इसका रीजन है। अब कोई अपने से पूछे कि राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें मीठे पानी की क्यों है,
तो मीठे पानी का रीजन है कि राजस्थान में अधिकांश मीठे पानी की जो झील है वो ड्रेनेज वाटर के ऊपर, ड्रेनेज का मीनिंग अपना अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र है। जो बारिश का पानी होता है वो नदियों के रूप में, नालों के रूप में बहता है, और नदी और नालों का वो पानी किस में कलेक्ट करते हैं हम? राजस्थान के अंदर झीलों में, तालाबों के अंदर, जोहड़ के अंदर, यानी बहुत सारी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। और उन्हीं टेक्निक्स में से एक आता है अपना फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक इसलिए फ्रेश है बिकॉज डिपेंड ऑन रेनी वाटर और रिवर वाटर, क्योंकि मीठे पानी की झीलें वो नदी जल के ऊपर या बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड होती हैं। सर सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी के इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। तो मीठे पानी के अंदर मीठे पानी की झील क्यों है, उसका रीजन ये है कि वर्षा जल या नदी जल पे डिपेंड है, वर्षा जल या नदी जल पर आधारित। क्योंकि हमें पता है कि जो बारिश का पानी होता है वो काउंट होता है। तो इसका मीनिंग मीठे पानी की झीलों के पीछे रीजन हम किसको मानेंगे? बिकॉज दीज लेक्स आर डिपेंड ऑन रेनी वाटर और रिवर वाटर। तो ये इसके पीछे रीजन है। जबकि खारे पानी की झीलों के पीछे सामान्य रीजन तो ये है जो ऑप्शन में अपने जनरली आता है एग्जाम में, कि खारे पानी की झील क्यों है राजस्थान में, तो ये रिमेन्स ऑफ टेथिस सी एंड टेथिस सागर के अवशेष हैं। अगर ये ऑप्शन में इसके अलावा अगर माइकासिस चट्टाने दिया गया है, तो वास्तविक या साइंटिफिक जो कॉज है, वैज्ञानिक कारण है, वो ये है माइकासिस रॉक्स। अब इसमें आपसे संख्या पूछी जाएगी राजस्थान में खारे पानी की झील कहाँ पर अधिक है। तो खारे पानी की क्यों है उसके पीछे रीजन तो हमें समझ में आ गया कि कॉज या कारण क्या है। तो कारण सामान्यतः टेथिस सागर के अवशेष, साइंटिफिक है माइकासिस्ट के अवशेष, यानी माइकासिस चट्टानों के कारण खारी है। अब ये जो खारे पानी की झील है वर्तमान में सर्वाधिक डीडवाना कुचामन के अंदर है। डीडवाना कुचामन, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आंसर अपने को नागौर को मानना है, जहां खारे पानी की झील पहले सर्वाधिक मानी गई है, लेकिन प्रेजेंट में अधिकांश डीडवाना कुचामन की तरफ चली गई है। और ये ऑप्शन नहीं हो तो देन आंसर अपने को नागौर को लेना है। मीठे पानी की झील राजस्थान में सर्वाधिक, जहां सिर्फ मीठे पानी की झील नहीं नंबर ऑफ लेक्स भी सबसे ज्यादा है, वो सिटी है अपना उदयपुर, जिसको राजस्थान में हम लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान में लेक सिटी या झीलों की नगरी का टाइटल किसको मिला हुआ है? तो झीलों की नगरी का जो टाइटल है वो राजस्थान में हमने उदयपुर को दिया हुआ है। तो राजस्थान के अंदर हम झीलों की जब शुरुआत करते हैं तो वाटर नेचर के अकॉर्डिंग इनकी शुरुआत की जाती है, जिसमें एक ब्राइन वाटर है खारे पानी और दूसरी फ्रेश वाटर है मीठे पानी। तो मीठे पानी को अपने को यहाँ फ्रेश वाटर बोलना है, स्वीट वाटर नहीं बोलना है, क्योंकि चीनी मिक्स नहीं है। तो बारिश का पानी है तो इसका मीनिंग वो फ्रेश वाटर में काउंट होता है, जिसको अपन हिंदी में मीठे पानी की झील के रूप में लेते हैं। तो जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये आपके सर्वाधिक उदयपुर में है। और उदयपुर में वास्तव में हम वाटर नेचर की बात नहीं करके सिर्फ एक काउंटिंग की बात करें कि राजस्थान के किस जिले में झील सर्वाधिक है, तो हमने ना तो यहाँ खारे पानी का यूज किया शब्द और ना ही मीठे पानी। तो राजस्थान में नंबर ऑफ लेक सर्वाधिक उदयपुर के पास है। दैट्स वाई उदयपुर इज नोन एज लेक सिटी ऑफ राजस्थान। इसी कारण उदयपुर में झील अधिक होने के कारण उसको झीलों की नगरी का दर्जा प्राप्त है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। तो जिन स्टूडेंट के वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है तो उनकी भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। कल हम सभी बैचेज में इंडिविजुअल जो है, जैसे ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो तो लगभग आपका सबका कॉमन है। कॉमन का मीनिंग है कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपको वही लगभग 15 से 20 टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो सभी एग्जाम में एक जैसे हैं।
और ये अपने जो बैचेज हैं इसमें हम आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो एग्जाम में आने वाला जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपेक्स लेके चल रहे हैं। इसका मीनिंग है मैक्सिमम अपना जो टफ टफ का मीनिंग है जो अधिकतम अगर आरपीएससी अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे तो उन क्वेश्चन के अप्रोच को लेके हम अपने इस पैटर्न में चल रहे हैं। तो उसमें चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आज हो सकता है कि आप लैब असिस्टेंट दो दें, कल को हो सकता है कॉलेज लेक्चरर आप दें, हो सकता है फिर आप आरएस एग्जाम या पीएसआई एग्जाम दें, तो आप सभी एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। तो ये आपका जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये आपको हर जगह काम आता है। तो बाकी जिसके अलावा आपके जो और भी पार्ट है, तो और भी पार्ट है वो इंडिविजुअल बैचेज में सब में आपके अलग अलग, यानी जिसने जैसा सिलेबस ले रखा है उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो पार्ट भी आपके जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो झील वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ये यहां तक समझ में आ गया आपके? यहाँ सिर्फ हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया है, यानी ये चैप्टर आपका दो भागों में डिवाइड है, वाटर नेचर को लेकर खारे पानी और मीठे पानी की झील के अंदर। अब इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं, यानी एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन पैटर्न तो आपके इसमें रहता है कि आपकी जो लेक्स या जो झीलें दी गई हैं उन झीलों में तीन ऑप्शन आपके मीठे पानी के होंगे, या हो सकता है तीन ऑप्शन आपके खारे पानी के हों, यानी एक ही नेचर के तीन ऑप्शन होंगे और एक आपका डिफरेंट रहेगा उसके अलावा। जैसे अगर तीन मीठे पानी के हैं तो एक खारे पानी का होगा, और तीन खारे पानी के हैं तो एक मीठे पानी का होगा। तो इसमें पूछेंगे कौन सा असुमेलित है। तो इसका मीनिंग है कि आपको इसमें से झीलों के नेचर पता होने चाहिए कि राजस्थान में कौन सी झीलें खारे पानी की हैं, कौन सी मीठे पानी की। मीठे पानी की झीलें जनरली हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि मीठे पानी की झीलों की संख्या है वो राजस्थान में मोर देन 100 आपको मिलेगी, 100 से भी ज्यादा। तो आप कितनी झीलें याद करोगे कि मीठे पानी की कौन कौन सी है। लेकिन ब्राइन वाटर में ये काम ठीक है कि ब्राइन वाटर या खारे पानी में अपने लगभग 10-15 के बीच में नाम है। तो उन 10-15 नामों को अगर हम रट लेंगे तो इसका मीनिंग उनके बाद में जितनी भी झील बची हैं वो सब अपने आप में क्या होंगे, मीठे पानी की। तो ब्राइन वाटर लेक्स को याद रखना आसान है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा अगर आपने सिर्फ खारे पानी की झीलों को याद कर लिया, क्योंकि आपको जो याद है वो ब्राइन वाटर है, और फिर आपको जो याद नहीं आ रही इसका मीनिंग वो किस प्रकार की है, मीठे पानी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक तो आपके वाटर नेचर को लेके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है लोकेशन का पैटर्न। यानी दूसरे तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक में कौन से बनते हैं, तो वो बनते हैं लोकेशन या स्थिति के आधार पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक तरफ जो झील दी गई है उसमें हो सकता है सभी एक ही नेचर की हों, या हो सकता है दो मीठे और दो खारे पानी की हों, और उनके सामने उनके डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं, उनके जिले दिए जाते हैं। जिलों में हो सकता है तीन ऑप्शन आपके ठीक लिखे हुए हों, एक ऑप्शन आपके गलत हो, या हो सकता है सारे डिस्ट्रिक्ट सही लिखे हुए हों और उनको आपस में अपने को सुमेलित करना हो। तो इसका मीनिंग यहाँ जो क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे आपको ये मुख्यतः लोकेशन के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, यानी अपने को लोकेशन को सुमेलित करना होगा कि कौन सी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेवेंट है या कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेवेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग यहाँ लेक्स और डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन पूछा जाएगा, यानी उनकी लोकेशन को पूछा जाएगा। फिर दूसरा तीसरा पैटर्न इस टॉपिक में अपना बनता है झीलों की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, झीलों की विशेषता को लेकर। जैसे आपको क्वेश्चन में एक विशेषता बताई जाएगी और आपको पहचानना होगा कि ये विशेषता किसके पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी अपनी मीठे पानी की झील किसको माना गया है, तो अपना आंसर रहता है जयसमंद लेक को। फिर दूसरा क्वेश्चन अपने हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो अपना आंसर रहता है सांबर लेक। फिर पूछा जाए राजस्थान में मोस्ट पोल्यूटेड सर्वाधिक प्रदूषित झील कौन सी है, तो वो जयपुर के मानसागर को माना गया है जो सर्वाधिक प्रदूषित झीलों में से एक है। तो मीनिंग है कि राजस्थान की अलग अलग झीलों के पास ऐसी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, अलग अलग विशेषताएं दी हुई हैं। तो इस चैप्टर के लास्ट तक जब हम झीलों को पढ़ते रहेंगे तब तक उनकी विशेषताएं अपने सामने आती जाएंगी। तो इसका मीनिंग विशेषता वाला पार्ट तो आपका लंबा चलने वाला है, जिसमें जो लेक्स हैं, झील हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता जो है वो अपने को याद करनी है।
आपके जो कमेंट वगैरह वो लास्ट में लेंगे अपन। तो इसका मीनिंग है कि इस चैप्टर में अपने को 3 तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। एक तो झीलों को वाटर नेचर या पानी की प्रकृति के आधार पर असुमेलित करवाया जा सकता है, यानी 3 अगर मीठे पानी की दी हैं तो असुमेलित कौन सी होगी, खारे पानी वाली। 3 खारे पानी या ब्राइन वाटर में दी हैं तो असुमेलित कौन सी होगी, फ्रेश वाटर वाली। तो एक तो वाटर नेचर के अकॉर्डिंग, एक लोकेशन के अकॉर्डिंग, और एक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के आधार पर पूछा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके इसमें जो खारे पानी की झील यानी ब्राइन वाटर लेक्स को। खारे पानी की झील को, और ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट अपना कौन सा स्टार्ट होगा, मीठे पानी की झील। तो खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान के अंदर, ये खारे पानी की झीलें, जैसा कि अभी आपको बताया था कि खारे पानी की झील राजस्थान में सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, जो नॉर्थ और वेस्ट वाला पार्ट, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है राजस्थान का, डेजर्ट पार्ट या मरुस्थलीय भाग। और राजस्थान का मरुस्थल किस स्थान पे बना हुआ है, तो अपने माइंड में आंसर आता है कि ये बना हुआ है टेथिस सी, टेथिस सागर के स्थान पर। तो यहाँ जो मरुस्थल के अंदर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो होती हैं रिमेन्स ऑफ टेथिस सी, यानी इनको टेथिस सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। तो राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झील है वो सब अरावली के पश्चिम में है। तो मीनिंग ये हुआ कि अरावली के पूर्व में कोई भी खारे पानी की झील नहीं है। तो अगर हम राजस्थान के मैप में देखें तो खारे पानी की झीलों का कोई भी एग्जाम्पल आपको राजस्थान के अंदर, राजस्थान स्टेट में अरावली के ईस्ट में एक भी खारे पानी की झील आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मीनिंग राजस्थान में खारे पानी की झील मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भाग में है। उत्तरी पश्चिमी भाग का मीनिंग है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है वो टेथिस सी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब इनके जो राजस्थान में खारे पानी झील जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में अधिक पाई जाती हैं, अब उसमें प्रमुख झीलें कौन सी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। और सांबर आप लोगों को ध्यान है कि सांबर एक तहसील भी है, सांभर एक तहसील भी है। और ये तहसील मुख्यतः किस जिले में आती है, तो ये आती है जयपुर जिले के अंदर। तो इसकी प्रॉपर लोकेशन है वो तो जयपुर में है। और बाकी कुछ जिलों से ये सीमा भी बनाती है, जैसे जयपुर के अलावा ये मुख्यतः डीडवाना कुचामन, जहां पहले हम मानते थे नागौर को, तो डीडवाना कुचामन एक डिस्ट्रिक्ट इसमें सीमा पे ये आता है। और दूसरा आता है राजस्थान का जिसको हार्टलैंड या हृदय स्थल कहते हैं हम, अजमेर। तो इस तरीके से 3 जिलों की सीमा पे है, लेकिन मुख्य जिला इसका कौन सा माना जाता है, जयपुर। फिर सांबर के निकट जो एरिया डीडवाना कुचामन है, ये भी अपने आप में खारे पानी की झीलों के नाम भी है और ये स्थान के नाम भी है। जैसे डीडवाना है तो डीडवाना अपने ही नाम से लोकेशन है इसकी, डिस्ट्रिक्ट का नाम डीडवाना कुचामन। नेक्स्ट लेक आती है आपकी कुचामन झील, तो कुचामन में भी नाम आपका जिला वही है, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में एक तहसील आती है नावा, नावा। तो नावा के अंदर जो झील है उसका नाम भी यही है, नावा लेक। और फिर नागौर जो जिला है उस और जो बची हुई खारे पानी की झीलों में प्रमुख एक झील आती है डेगाना। तो डेगाना का इंपॉर्टेंस वैसे झीलों में हम कम पढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर जब टंगस्टन माइंस की बात होती है तो राजस्थान की या इंडिया की सबसे बड़ी जो टंगस्टन माइंस है वो नागौर के डेगाना में है। तो डेगाना आज भी नागौर के पास है। तो बाकी नागौर वाली लोकेशन ऊपर वाली डीडवाना, डीडवाना कुचामन में, कुचामन झील ये भी डीडवाना कुचामन में, और नावा तो नावा भी आपके कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर। जबकि डेगाना है ये आज भी नागौर में है। तो नागौर वाली झीलों में सिर्फ एक जो डेगाना है ये नागौर की तरफ है, बाकी ज्यादातर इनसे अलग हुआ जो पार्ट है डीडवाना कुचामन उस ओर मानी जाती है। तो डीडवाना, कुचामन और नावा ये सब कहां पर है, डीडवाना कुचामन में।
डीडवाना कुचामन के अंदर। इसके बाद में जैसे सांबर झील है वो जयपुर, डीडवाना कुचामन और नागौर की सीमा पे है। मुख्य जिला उसका जयपुर माना जाएगा, जबकि वर्तमान में निकटतम नागौर के स्थान पे डीडवाना कुचामन और एक तरफ अजमेर। तो एक झील तो अपनी सांबर वाली जयपुर के पास में है, जयपुर के नॉर्थ वेस्ट यानी डेजर्ट के टच में। फिर उसके बाद में डीडवाना में डीडवाना, कुचामन में कुचामन और इसी एरिया में डीडवाना कुचामन में नावा। और इनके निकट नागौर वाली झील है वो कौन सी है? डेगाना। फिर नागौर से आप ऊपर की ओर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आता है अपना सीकर डिस्ट्रिक्ट। सीकर जिला, सीकर जिले में जो लेक्स या झील आती हैं वो धार्मिक स्थानों पे आती है। तो आर्ट एंड कल्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेवासा जैन माता के कारण प्रसिद्ध है, तो ये खारे पानी की झील के रूप में भी है रेवासा। और इसी एरिया में एक झील और आती है कोछोर लेक, कोछोर जिसको काछोर झील भी कहते हैं। तो कोछोर झील तो ये भी अपने आप में खारे पानी की झील है। तो सीकर में रेवासा और कोछोर लेक। सीकर से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो सीकर का एक हिस्सा झुंझुनू के टच में है और एक चूरू के टच में है। तो चूरू के अंदर जो झील आती है इसमें, तो चूरू में एक स्थान आता है छापर। इस छापर में जहां पानी भरा हुआ है, ताल भरा हुआ है, उस ताल वाले एरिया को क्या बोला गया है? ताल छापर। जो राजस्थान में एक रण एरिया भी है, राजस्थान में एक सेंचुरी भी काउंट होता है ताल छापर। और ताल छापर अपने आप में एक ब्राइन वाटर लेक में भी काउंट होता है। फिर चूरू से आप पश्चिम की तरफ चलोगे बीकानेर। बीकानेर में जो खारे पानी की झील है उसके नाम में ही खारापन लिखा हुआ है, लूण करणसर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लूण किसको बोलते हैं? तो लूण कहा जाता है सोल्ट या नमक को। तो इसके अंदर बीकानेर वाली के नाम में ही लूण भरा हुआ है, नमक भरा हुआ है। लूण और लूण के आगे लूण करणसर। तो लूण करणसर स्थान भी है और वहां पे एक खारे पानी की झील भी है। तो ये आती है बीकानेर। जैसे ही आप बीकानेर से नीचे की ओर चलोगे बॉर्डर की तरफ, तो बॉर्डर की तरफ एक नया जिला आता है जिसका नाम है फलोदी। तो फलोदी में एक तो अपने नाम से खारे पानी की झील है, जो फलोदी का रण भी है, और फलोदी में खारे पानी की झील भी है। फलोदी के साथ इसमें एक स्थान और आता है बाप। तो बाप भी अपने आप में इसमें रण में भी काउंट होता है और बाप एक झील में भी काउंट होता है। तो राजस्थान में जितने भी जो रन एरिया हैं वो रन एरिया अपने आप में ब्राइन वाटर के एग्जाम्पल होते हैं, यानी खारे पानी की झीलों के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद में जैसे हम फलोदी से नीचे की ओर जाएंगे बॉर्डर की ओर, जैसलमेर की ओर, तो जैसलमेर में एक झील आती है जिसको हम कहते हैं कानोद झील। कानोद सही नाम है, जबकि इसको ज्योग्राफी में लिखा हुआ क्या है? कावोद। तो आपको याद कावोद के नाम से याद करना है। तो कावोद या कानोड लेक कहां पर है? जैसलमेर। और जैसलमेर से नीचे की ओर जाते हैं बाड़मेर। तो बाड़मेर में एक झील आती है आपकी पचपदरा लेक, जो वर्तमान बाड़मेर में नहीं होकर बाड़मेर से अलग हुए बालोतरा में आती है। और एक बाड़मेर के अंदर जो रण एरिया है जो काफी प्रसिद्ध है, एक तरीके से मरुस्थल के अंदर रण वाले जो एरिया हैं, उस रण वाले एरिया में इसको राजस्थान का मिनी गोवा भी मानते हैं। जैसे मिनी गोवा हम बिसलपुर को भी बोलते हैं, लेकिन वो डैम के रूप में आता है। जबकि राजस्थान में कौन सा रण है पश्चिमी राजस्थान में, जो एक तरीके से राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर जो रण ऑफ कच्छ से जिसकी तुलना हुई है। जैसे गुजरात में जो रण ऑफ कच्छ है उसका टूरिज्म के लिए या पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंस है, तो वैसा ही क्योंकि जो गुजरात का कच्छ का रण है उसमें भी पानी भरा हुआ रहता है कई जगह जहाँ सोल्ट या नमक उत्पादित होता है। तो सेम ऐसे ही अपने बाड़मेर या फिर जो अपने बालोतरा के जो क्षेत्र हैं उनमें ऐसी कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो बालोतरा वाली तो आपकी कौन सी आती है? पचपदरा, जो पहले बाड़मेर में थी, वर्तमान बालोतरा में काउंट होती है। जबकि बाड़मेर की ओर एक रण आता है जिसका नाम है रेडाना रण। रेडाना रण तो ये लगभग खारे पानी की झीलें आप देख रहे हैं कि ये अरावली के मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में ही, अरावली के पश्चिम में ही है।
अरावली के ईस्ट में एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अरावली के ईस्ट में होने के बावजूद खारे पानी का हो। तो इसका मीनिंग खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं, तो अपने को पूरे राजस्थान में दिमाग ही नहीं लगाना। खारे पानी की झील हमेशा डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में देखनी है, जो राजस्थान के उत्तर से लगभग पश्चिम वाले एरिया तक है। तो अब आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे अभी आपने याद की हैं जो झीलें आपको याद हैं ये खारे पानी की हैं, और इनके बाद में अगर कोई बच गई जो आपसे पूछ ली जाए, तो इसका मीनिंग इनके अलावा जो आपको याद है वो लगभग आपके मीठे पानी की होती है। लेकिन ये ध्यान रखना किसी रण का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेजर्ट एरिया में हमने कुछ रण और भी पढ़े हैं, जैसे जैसलमेर का पोक रण। तो पोक एरिया में जैसलमेर के जहां पानी भरता है उसको कहते हैं पोक रन। तो ये पोक रन वाला जो एरिया है ये भी खारे पानी का एरिया है। जैसे चूरू के अंदर ताल छापर के अलावा एक स्थान और आता है पड़ीहारी का रन। तो पड़ीहारी में पानी जो भरेगा वो भी खारे पानी का होगा। तो इसका मीनिंग वो भी एक तरीके से आंशिक और छोटी खारे पानी की झील है। तो ये रन जितने भी होते हैं वो रन एरिया अपने आप में सेलाइन होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो रन ये लवणता का एग्जाम्पल होंगे। लवणीय झील है उनके एग्जाम्पल के तौर पे इनको माना जाएगा। जैसे पोखरण, तो पोखरण को अपने को किसके रूप में कंसिडर करना है, खारे पानी की झील के रूप में। जैसे चूरू के अंदर पड़ीहारा रन, तो पड़ीहारा रन चूरू के अंदर जो रण वाले एरिया डेजर्ट में आपको पढ़ाए हुए हैं, तो उसके अंदर वो भी अपने आप में खारे पानी की झील के रूप में। सीकर में रेवासा और कोछोर झील, तो रेवासा भी जगह का नाम है, कोछोर भी जगह का नाम। शब्द अपने को रेवासा तो फिर भी अपने आर्ट एंड कल्चर में जैन माता जब पढ़ते हैं तब रिपीट होता है, लेकिन कोछोर है वो ज्योग्राफी में आगे आपके कहीं रिपीट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग कोछोर का भी अपना इंपॉर्टेंस है कि कोछोर एक खारे पानी की झील है जो कहाँ स्थित है, सीकर के अंदर। और एक बाड़मेर की तरफ अपनी जो झील आती है उसके अंदर खारे पानी की झील आती है, कावोद झील, जिसको कानोड भी लिखा जाता है। तो कानोड, कानोड या कावोद झील। तो अपने को तो कावोद याद रखना है जो अपने ज्योग्राफी में मेंशन होता है। अब जैसे ही मैं कुछ झीलों का नाम बोलूंगा और आपको रिपीट करना है उनको। जैसे मैं झील का नाम लूं तो आपको बताना है कि ये मीठे पानी की है या खारे पानी की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खारे पानी की झीलों के लगभग एग्जाम्पल आपको याद है, क्योंकि अभी जो हमने बात किया है वो सिर्फ खारे पानी पे बात किया है। जैसे कि लूणकरण सर, तो आपको ध्यान है बीकानेर में खारे पानी की। कावोद झील, कावोद जैसलमेर में है, खारे पानी की। उसके बाद में बात की जाए कि सांबर झील, तो सांबर झील खारे पानी में सबसे बड़ी झील है जयपुर के अंदर। फिर सीकर की और रेवासा, तो ये खारे पानी की है। जो जीण माता टेम्पल जिस साइड में बना हुआ है वो रेवासा। उसके पास में सीकर में एक स्थान और भी आता है कोछोर, तो कोछोर भी अपने आप में खारे पानी की झील है, क्योंकि यह नाम भी आ चुका है। ताल छापर, तो ताल छापर चूरू के अंदर एक रण का एग्जाम्पल भी है, और रण के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ब्राइन वाटर या खारे पानी में काउंट होते हैं। तो ताल छापर ये भी अपने आप में खारे पानी की है। पचपदरा जो पहले बाड़मेर में थी और वर्तमान में किसमें, बालोतरा के अंदर, ये भी खारे पानी का एग्जाम्पल है। फलोदी एक रण है, तो फलोदी भी अपने आप में क्या है, खारे पानी का एग्जाम्पल। सॉरी। तो अब इसमें अगर जैसे कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए तालाब शाही, तो तालाब शाही नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो नहीं आया इसका मीनिंग ये खारे पानी की नहीं है, क्योंकि ये खारे पानी के जितने भी इंपॉर्टेंट नाम थे वो लगभग हमने सारे देख लिए। तो तालाब शाही नाम नहीं था उसमें, इसका मीनिंग ये मीठे पानी की है। जैसे अभी तक जो झील हमने पढ़ी है उसमें एडवर्ड सागर भी नहीं था, जो राजस्थान के डूंगरपुर में एक झील है। तो एडवर्ड सागर है, ये भी अपने आप में मीठे पानी की झील है, तो ये भी खारे पानी में नहीं आया। कनक सागर, तो कनक सागर भी खारे पानी की, तो ये बूंदी की और मीठे पानी की झील है। जैसे फॉर एग्जांपल आना सागर, तो आना सागर अजमेर में एक मीठे पानी की झील है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मीठे पानी की झीलें वो सैकड़ों की संख्या में, उनके नाम याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्राइन वाटर है वो सीमित है। तो आपको सिर्फ ब्राइन वाटर का नाम रटना है। तो अब आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको ये निकालना है कि खारे पानी की झील कौन सी है या फिर मीठे पानी की झील कौन सी है। जैसे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है तलवाड़ा,
तो तलवाड़ा तो आपने नदियों में भी पढ़ा है, तलवाड़ा झील घग्गर नदी के ऊपर बनती है हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये नाम अभी हमने खारे पानी की झील में कवर नहीं किया, इसका मीनिंग है मीठे पानी की झील। फिर बीकानेर की ओर एक झील आती है सूरसागर के नाम से, तो ये भी अपने मीठे पानी की झील है। सीकर के अंदर रेवासा, तो ये नाम हमने सुना है, रेवासा खारे पानी की झीलों में नाम लिखा था हमने, तो ये खारे पानी की झील है। और एक डी ऑप्शन जैसलमेर के अंदर एक झील आती है कावड़ झील या कानोद झील, तो ये जो कानोद लेक वाला पार्ट है ये भी ब्राइन वाटर है। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से, जैसे ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, इनके आंसर आपको अलग से दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राजस्थान में फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झीलों में ये तलवाड़ा और सूरसागर ये नाम नहीं आए थे, तो इसका मीनिंग है मीठे पानी के हैं। बाकी रेवासा आ चुका है सीकर में, कावोद या कार्नोड आ चुका है जैसलमेर में, तो ये दो आपके ब्राइन वाटर अर्थात खारे पानी में काउंट होती है। तो खारे पानी वाली झीलें कौन सी हैं, रेवासा और कावोद या कार्नोद। जबकि मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो इसमें आता है तलवाड़ा और सूरसागर। तो जैसे भी क्वेश्चन अपने से पूछे जाए मीठे पानी के या खारे पानी के, तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे कि कौन से मीठे पानी की है, कौन से खारे पानी की है। अब आता है इन झीलों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हम सबसे पहले जो अपने लेक वाले पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी दो भागों में चैप्टर को डिवाइड किया, इसमें एक खारे पानी और दूसरे मीठे पानी। तो खारे पानी की झीलों में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दी हुई है, जैसे सांबर, पचपदरा और आपके जो डीडवाना लेक। तो इसका मीनिंग खारे पानी में जिनको थोड़ा डिटेल्स में आपको पढ़ना है वो सिर्फ तीन ही झील आती हैं, सांबर, उसके बाद में खारे पानी में अपने पचपदरा, उसके बाद में डीडवाना। तो खारे पानी की झीलों के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राजस्थान में वो अभी जो हमने कवर किए थे वही एग्जाम्पल थे इसमें। जैसे लोकेशन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं अपन, जैसे सांबर है तो सांबर जयपुर के अंदर है, उसके बाद में पचपदरा है तो पचपदरा ये बालोतरा में है। फिर नेक्स्ट डीडवाना, तो डीडवाना अपने ही नाम से जिला बन चुका है, डीडवाना कुचामन में है। और फिर कुचामन भी, ये भी अपने आप में जिला है और लेक भी है, तो कुचामन, कुचामन डीडवाना कुचामन जिले में। और उसके बाद में नावा, तो नावा की लोकेशन भी यही आती है, डीडवाना कुचामन। इसके बाद में नावा डीडवाना कुचामन के बाद वाला जो पार्ट है इसमें डेगाना, तो डेगाना नागौर की तरफ टंगस्टन की माइनिंग एरिया भी है और ये अपने आप में खारे पानी की झील का एग्जाम्पल भी है, तो डेगाना नागौर की तरफ है। बाकी नागौर के अधिकांश खारे पानी के जो एग्जाम्पल हैं वो डीडवाना कुचामन में आ चुके हैं। फिर इसके बाद में अभी आपको जो नाम बताए थे उसमें एक रेवासा सीकर में है, जिसमें एक कोछोर लेक बताइए आपको, ये सीकर में है। ये नाम आपके कहीं और रिपीट नहीं होगा, तो याद रखना कोछोर। एक सीकर से ऊपर चूरू की ओर चलते हैं जहाँ पानी भरता है, ताल भरता है, किस स्थान पे, चूरू के छापर में, जहाँ एक अभ्यारण्य भी आता है ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो ताल छापर। उसके बाद में बीकानेर के अंदर जिस झील के नाम में ही नमक है, लूण है, तो लूण करणसर, तो ये भी खारे पानी की झील है। जैसलमेर के अंदर जो अभी आपको मैंने बताया था कावोद झील, फलोदी के अंदर अपने नाम से फलोदी, और फलोदी के अंदर एक और आता है बाप रण, तो बाप भी अपने आप में किस प्रकार का एग्जाम्पल है, रण का एग्जाम्पल। फिर बाद में बाड़मेर की ओर जो भी एक झील बताई है मैंने आपको पचपदरा, जो वर्तमान बालोतरा में आती है। और एक बाड़मेर वाला जो एरिया है जिसमें पानी भरता है बारिश के दौरान, तो एक रण बनता है रेडाना का रण, जो टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बाड़मेर है उस बाड़मेर का मिनी गोवा है। कुछ कमेंट है आपके, वो देखता हूं मैं क्या। सर कोछोर लेक सीकर और जैसलमेर, कोछोर लेक है वो सीकर में है, जैसलमेर में जो है वो एक तो रण का एग्जाम्पल मान सकते हो जैसलमेर में। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि रण जितने भी होते हैं वो सारे खारे पानी के, तो पोक रण है ये जैसलमेर, जिसको नय भी लिखते हैं, पोक रण भी लिखते हैं, नय भी लिखते हैं। और एक यहाँ सही जगह तो आती है कावोड,
लेकिन इसको वह को नया करने के कारण इस तरीके से लिखा हुआ है इसको। कार्नोड लेक, तो कार्नोड लेक ये सही नाम है। इसी को ही गलती से क्या लिखा हुआ है, कावोद। तो ये प्रचलन में अब कावोद ही आ गया है। तो राजस्थान में खारे पानी झील कावोद कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर। तो ये जो कोछोर ये और जो रेवासा है, ये दोनों आपके कहाँ पर हैं, सीकर के अंदर। ये बात हमने यहाँ पे भी की है पहले भी, कि सीकर में खारे पानी झील कौन कौन से हैं, तो एक रेवासा है और एक कोछोर लेक। अब इसमें स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले ब्राइन वाटर लेक, यानी जो चैप्टर हमारा झीलों में दो तरीके से डिवाइड है पानी की प्रकृति के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू जो वाटर नेचर है, उसमें जो स्टार्टिंग पार्ट है वो हमने रखा है ब्राइन वाटर लेक्स का, खारे पानी की झीलों का। तो खारे पानी की झीलें जो हैं, इनमें नाम सीमित होने के कारण इन नामों को आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम तो हमने रिपीट कर लिए कि खारे पानी में कौन से हैं, और उसके बाद में खारे पानी की झीलों में जिनकी डिटेल्स ज्यादा है, यानी जिन लेक्स के बारे में अपने को थोड़ा पढ़ना है, उसमें एक तो अपने को सांबर को कवर करना है, एक अपने को पचपदरा, और एक कवर करना है डीडवाना। इसके अलावा खारे पानी की झीलों में सिर्फ आपको लोकेशन याद रखनी है। विशेषता केवल इन तीन झीलों में ही पूछी जाती है, क्योंकि डिटेल्स मुख्यतः इन तीन झीलों की ज्यादा अवेलेबल है। और इसके बाद में खारे पानी की झील कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट रहता है अपना मीठे पानी की झीलें। फ्रेश वाटर लेक्स, मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें जब स्टार्ट करेंगे, तो हम उदयपुर के आसपास से इन झीलों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मीठे पानी की झील सर्वाधिक किसके निकट है, उदयपुर या उदयपुर के आसपास। तो ब्राइन वाटर में हम सबसे पहले कवर करेंगे सांबर, पचपदरा और डीडवाना को। देखो, जितने भी कोर्स हैं वो सारे एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाने के लिए हमने कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। तो जितने भी कोर्स हैं वो सारे एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देंगे। आप सिर्फ जो क्लासेज चल रही हैं उन क्लासेज को कंटिन्यूस रूटीन में लेते रहिए। जो आपको पार्ट कंप्लीट हो जाए उसको बार बार आप रिवीजन करना, और पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमें रिपीट करते रहना है, ताकि जो कॉन्फिडेंस है कि चैप्टर आपका कंप्लीट होने के बाद आपको पुराने क्वेश्चन से वो लगभग 80-90% कवर हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखो, पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन करंट से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो आपके इस तरीके के होते हैं जिनका लेवल काफी ज्यादा टफ होता है, जो अपने को जरूरी नहीं है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग या आगे भी उन क्वेश्चंस को अपने को कवर करना होता है। एग्जामिनर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो क्वेश्चन टफ है उसके आप रेस्पेक्ट करें। तो इसका मीनिंग है अपने को एग्जाम में 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हैं। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि एग्जाम जो है वह हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है उसमें जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत अगर नहीं हुए, और आपके जो मॉडरेट क्वेश्चन या थोड़े मध्यम स्तर के जो क्वेश्चन है वो भी सारे आपके ठीक हो गए या लगभग ठीक हो गए, तो टफ क्वेश्चन है वो तो चाहे आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कई बार वो क्वेश्चन तो हमारे गलत होने ही है। तो मीनिंग है टफ क्वेश्चन है उनका हमें रेस्पेक्ट करना है, जो पेपर में जनरली बहुत कम बनते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आरपीएससी हमेशा जैसे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पेपर बनाया हमेशा वैसा ही। कम से कम ज्योग्राफी में तो ये पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ बना दिया जाए। हाँ, एक दो जगह ऐसे कुछ फैक्ट डाले जा सकते हैं कि वो फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आए। तो जो खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की झीलें उसमें हम सबसे पहले कवर करते हैं ब्राइन वाटर लेक्स के अंदर सांबर झील को। किसी भी झील के बारे में अपने को जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देना है,
वो एक तो उसकी पानी की प्रकृति को बताना है। तो अभी तो अपना हेडिंग ही क्या चल रहा है, खारे पानी की। तो अभी जो जितनी भी पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग में 3 झील वो खारे पानी की होंगी अपने को। तो एक तो अपने को वाटर नेचर, पानी की प्रकृति को बताना है। पानी की प्रकृति के साथ उसका डिस्ट्रिक्ट या उसका जिला भी बताना है, यानी उसके लोकेशन को भी इंडिकेट करना है। तो सांबर के बारे में आप इजीली बता सकते हो कि सांबर लेक इज ए ब्राइन वाटर लेक विच इज सिचुएटेड इन जयपुर। कि सांबर एक खारे पानी की झील है जो जयपुर में स्थित है। तो वाटर नेचर के अकॉर्डिंग तो ये किस प्रकार की है, खारे पानी की। सांबर का तो लगभग आपको ध्यान भी है, खारे पानी की झील। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, अगर इंडिविजुअल एक जिला लिया जाए तो इसका आंसर क्या रहेगा, जयपुर। और कौन से जिलों की सीमा पे है, तो 2 जिले और काउंट हो जाएंगे इसके अलावा। उसमें डीडवाना, कुचामन और अजमेर भी काउंट होगा फिर। तो ये जयपुर में स्थित है। इतिहास के अंदर ये झील के निर्माता माने गए हैं। यानी झील के प्रमुख जो क्रिएटर या निर्माता हैं वो कौन है, तो ये है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और इनको निर्माता बताया गया है बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग। तो ये अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन या बिजोलिया शिलालेख है, उसके अकॉर्डिंग ये उसके निर्माता भी हैं। निर्माण काल इसमें मेंशन नहीं होता, क्योंकि झील के ऊपर ऐसा निर्माण काल कहीं कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो वासुदेव चौहान का जो टाइम पीरियड आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसके आसपास ये बना हुआ है, तो इसमें निश्चित कोई सन नहीं होता, तो ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। हालांकि अपनी ज्योग्राफी है वो तो यही मानती है कि ब्राइन वाटर लेक जितनी भी बनी हुई है वो सारी क्या है, वो सारी अपने आप में नेचुरल लेक हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। क्योंकि कोई भी राजा चाहकर क्यों खारे पानी की बनाएगा, क्योंकि खारे पानी का ले दे के एक ही उद्देश्य हो सकता है, नमक उत्पादित करना। बाकी खारे पानी की झीलों के इंपोर्टेंस ना के बराबर है। तो इसका मीनिंग है कि जो ब्राइन वाटर लेक्स हैं वो मुख्यतः किसी मेन टारगेट या उद्देश्य को लेकर नहीं बनाई जा सकती। वो मुख्यतः नेचुरल बनी हुई है, प्राकृतिक तौर पर बनी हुई है। तो इसका मीनिंग जो झीलें मोस्टली जो बनाई जाती हैं, जो कृत्रिम होती हैं, वो मोस्टली आपके फ्रेश वाटर लेक की होती है। तो इसका मीनिंग कृत्रिम झीलों में सर्वाधिक किस प्रकार की झीलें हैं, तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि खारे पानी की झील एक तरीके से ज्यादातर प्राकृतिक होती हैं। जबकि हमने तो लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी है कि सांबर का जो निर्माण है वो 5 नदियों के द्वारा हुआ है, जिसमें एक तो है मेन रिवर जिसको हम कहते हैं मेन था, एक सीकर की ओर से आने वाली खंडेल, एक नागौर की खारी, और एक नावा से तुरंत मिलने वाली का नाम क्या था, तुरतमती, और एक अजमेर से निकलने वाली का नाम था रूपनगढ़। तो इसको मुख्यतः नदियों के अकॉर्डिंग जब हम बात करें, तो ये निर्माण काल तो इसमें नहीं लिखना आपको। तो इसके क्रिएटर या निर्माता वासुदेव चौहान अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। फिर इस हिल का निर्माण, इस झील का निर्माण 5 नदियों पर हुआ है या 5 नदियों से हुआ है। तो सांबर लेक इज फॉर्म्ड बाई 5 रिवर्स। तो इन 5 रिवर्स के अंदर जो सांबर है, उस सांबर में एक तो अपने जयपुर की ओर से मनोहरपुर की पहाड़ियों से आने वाली जो नदी है, मनोहरपुर पहाड़ी से आने वाली नदी का नाम जो मै से है वो स्टार्ट होता है मेंथा रिवर। मेंथा रिवर जिसको मेंढा भी कहा जाता है।
एक सीकर की ओर से आने वाली, तो सीकर में खंडेला की पहाड़ियां, तो उससे याद कर लेना कि उस ओर से आने वाली जो नदी है वो खंडेल है। तो नदी खंडेल है, नदी खंडेला नहीं है। तो नदी में एक ही मात्रा मात्रा लगानी है आपको, खंडेल रिवर। फिर जयपुर के साउथ वेस्ट की ओर आते हैं तो यहाँ पे आता है अजमेर। तो अजमेर के पश्चिम में जो नाग फॉरेस्ट यानी नाग के जंगल हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उससे आने वाली एक नदी है रूपनगढ़, जो अजमेर के रूपनगढ़ से होते हुए आती है। इस कारण इसको रूपनगढ़ नदी भी कहते हैं। तो अजमेर से इसमें मिलने वाली रूपनगढ़, नागौर की ओर से आने वाली इसमें जो खारी नदी है, नागौर की ओर से आने वाली नदी कौन सी है? खारी। और सांबर के निकट एक स्थान आता है नावा। ये वैसे डीडवाना कुचामन की तहसील है नावा। तो इस नावा से जो तुरंत मिलती है उसका नाम है तुरतमती। जो नावा तहसील से तुरंत मिलती है उसका नाम क्या है? तुरतमती। तो तुरतमती भी इसमें आने वाली नदी है। अब इन पांचों नदियों में सांबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मेंथा रिवर। और इस शब्द को बोलते टाइम भी आपको इस शब्द फील होगा, मेन। तो मेन जो है, मेन है वो सांबर के लिए मेन रिवर है। मेन यानी मेन था। वो सांबर में सबसे ज्यादा सैलिनिटी या लवणता को मिक्स करती है। ये झील देखने में आपको लगभग किस प्रकार के आकार में दिखाई देती है? तो ये रेक्टेंगल शेप में दिखाई देती है। तो आकार में इसको रेक्टेंगल शेप यानी आयताकार झील के रूप में माना गया है। जिसकी एक लंबाई लगभग 36 किलोमीटर मानी गई है, जबकि चौड़ाई इसकी अनिश्चित है। लगभग 2 से 5 किलोमीटर से लेकर लगभग 12-13 किलोमीटर, यानी कहीं पर इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है, कहीं 5 है, कहीं 13 किलोमीटर तक भी है। तो चौड़ाई थोड़ी सी अनियमित है, जबकि लेंथ या लंबाई अप्रोक्सीमेट 36 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में सांबर झील इतनी बची नहीं है जितनी बताई जाती है, क्योंकि आप सांबर वाले एरिया में अगर विजिट करते हैं तो सांबर के आसपास का बहुत सारा एरिया जो रन के रूप में या सैलिनिटी के रूप में दिखाई देता है, उस एरिया में बहुत सारे लोग पिक्चराइजेशन यानी अपनी प्री वेडिंग शूट करवा रहे होते हैं। तो इसका मीनिंग है जो शूटिंग के लिए उन जगहों के उनके रूप में इसका काम है, जो लैंड है उसका यूज किया जा रहा है वर्तमान में। तो सांबर का जो एरिया है वो अब काफी सीमित या काफी कम जगह पे सांबर बची है। लेकिन जो रिकॉर्ड है उसमें लिखा जाता है लगभग 36 किलोमीटर लंबी और लगभग 2 से 13 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर। सर सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमें मिलेंगे या बनाने पड़ेंगे? देखो नोट्स जो मेरिडियन है इसकी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एकेडमी की ओर से। और जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमें हमारे रिटर्न किए हुए बहुत जल्दी समझ में आते हैं, तो आपको पढ़ाया इस तरीके से और इस लहजे में जा रहा है कि आप इजीली अगर उसको बैठ के अपना रफली एक रजिस्टर में भी लिखना चाहें या उसको फेयर करना चाहें तो भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। यानी कुछ पॉइंट हैं जिनको हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, तो उस दौरान आप उनको समझ के और इजीली एक बार क्लास को रोक के, या जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो और उसके बाद में आप उन क्लासेज को लेना चाहें। जैसे कई बार क्या होता है कि जनरली टॉपिक को समझाने के अंदर टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो उस क्लास को जिनके पास स्टूडेंट के पास टाइम थोड़ा कम बचता है, तो मैं ये मानता हूँ कि क्लास कंप्लीट होने के बाद वो क्लासेज को नाइट में देखें, या जब भी उनके पास थोड़ा टाइम हो तो उस क्लासेज को थोड़ा सा जल्दी वो कंप्लीट कर सकते हैं। और लाइव क्लास में अपनी मजबूरी ये होती है कि लाइव क्लास में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसमें तो हमें क्लास के साथ ही चलना पड़ेगा। तो जो नोट्स खुद बनाना चाहें वो खुद भी बना सकते हैं, बाकी आपको इंस्टीट्यूट की ओर से प्रोवाइड भी करवाए जाएंगे। तो ये सांबर झील है, ये 5 नदियों पर निर्मित है। अब ये झील की विशेषताएं क्या है? तो सांबर की विशेषता के अंदर एक तो बात हम करते हैं इसके एरिया को लेकर, एरिया या क्षेत्रफल को लेकर। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है।
तो ये लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और है भी वैसे खारे पानी की है। तो हमने सिंपल ये बता दिया सबसे बड़ी झील है, तो ये तो हमें भी पता है खारे पानी की झील हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान के रेफरेंस में लिखा है हमने, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहाँ एक पॉइंट याद रखने के लायक है आपके, कि आपका चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, या चाहे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सभी ज्योग्राफी के अंदर आपकी जो लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक्स जो है, यानी सबसे बड़ी जो झीलें हैं, वो सारी सबसे बड़ी झीलें जितनी भी हैं, वो सारी आपके खारे पानी की हैं, ब्राइन वाटर लेक्स हैं वो। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, वो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। इंडिया में जो लार्जेस्ट लेक है, वो लार्जेस्ट लेक के साथ लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक भी है। यानी भारत की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोनों का आंसर सेम रहेगा, जो कि हम लेक चिल्का को मानते हैं, जो कि ओडिशा में है। विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी, और विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। तो हम कैस्पियन सागर को सर्वाधिक खारा नहीं बता रहे हैं, सर्वाधिक खारा तो टर्की में आता है वोन झील, और वोन झील के अलावा एक आता है अपना डेड सी या मृत सागर। तो उनके अंदर सेलिनिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो एरिया वाइज बड़ी नहीं है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी विश्व में किसको माना गया? कैस्पियन सागर। और विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सी को। तो इसका मीनिंग अपना जो सबसे बड़ा जो आंसर है लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट ब्राइन वाटर भी है। तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी झील, राजस्थान में सबसे बड़ी झील सांबर, और राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा? सांबर। लेकिन सांबर को कहा जाता है कि भारत में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर भारत में तीसरी सबसे बड़ी, इसका मीनिंग भारत में इससे बड़ी खारे पानी की झीलें कौन सी हैं? तो भारत में इससे बड़ी खारे पानी की झील आती है अपनी, एक तो मुख्यतः जो ओडिशा वाला जो पार्ट है आपका, उसके तट पे एक झील आती है जिसका नाम है चिल्का लेक, चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, जो कि लेगून लेक का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो समुद्र के निकट होती हैं, उन झीलों को हम क्या कहते हैं? जो कोस्टल एरिया पे होते हैं, जो सागर तट पे जो झील होती है, उन सागर तट वाली झीलों को या कोस्टल एरिया की लेक को नाम दिया जाता है लेगून लेक। तो चिल्का लेगून का एग्जाम्पल है। फिर आप चिल्का उड़ीसा से नीचे की ओर आते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील आती है जिसका नाम है पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक का जो उत्तरी भाग है ये आता है आंध्र प्रदेश में, जबकि इसका जो सदर्न पार्ट है पुलिकट का, ये आता है तमिलनाडु में। ये वही झील है जिसका उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में, जिसके अंदर श्री हरिकोटा आइलैंड स्थित है। भारत में जो अंतरिक्ष यान या जो सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए जाते हैं, वो श्री हरिकोटा से। तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश की ओर आता है, पुलिकट के उत्तरी भाग की तरफ। और पुलिकट का दक्षिणी भाग किसमें है? तमिलनाडु। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसमें चिल्का लेक फर्स्ट, पुलिकट सेकंड और सांबर थर्ड। ये सैटेलाइट से सर्वे नहीं हुए थे, यानी उपग्रह सर्वे नहीं हुए थे। या जब हमारे पास टेक्नोलॉजी लो थी, या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई टेक हम नहीं थे, तो उस समय हमारे मैनुअली सर्वे थे, और मैनुअली सर्वे में सांबर को दूसरा बड़ा बताया गया था। तो अब ये सांबर दूसरा नहीं, भारत में तीसरी बड़ी झील।
सॉरी। तो भारत में खारे पानी की जो झील है, उन खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। चिल्का के बाद में नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी? पुलिकट। और पुलिकट के बाद में भारत में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सांबर इज द लार्जेस्ट लेक और लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ राजस्थान एंड थर्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री। कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी झील है या सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि भारत में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो तीसरी बड़ी खारे पानी की झील का मीनिंग है फर्स्ट चिल्का, सेकंड पुलिकट, नंबर थर्ड सांबर। तो एरिया के अकॉर्डिंग तो स्टेटस हमारा इंडिया में नंबर थर्ड है और राजस्थान के अकॉर्डिंग सांबर का स्टेटस है फर्स्ट। तो अभी जिन झीलों की हमने बात की थी कि जो चिल्का और जो पुलिकट है, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आती हैं? लेगून यानी सागरीय तट पे स्थित। सांबर झील देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो सांबर को माना गया है जो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड, सॉरी लैंडलॉक्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक। तो इसका मीनिंग, लैंडलॉक्ड का मीनिंग ये होता है कि जो सांबर झील है वो किसी समुद्र के टच में नहीं है, वो स्थलीय भाग पर है और ये चारों ओर जमीन से घिरी हुई है, इसका इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड। और अगर इस झील का एक हिस्सा समुद्र के टच में होता है तो इस झील को हम कौन सा टाइटल देते हैं? लेगून लेक। तो इसका मीनिंग उसका वाटर सोर्स समुद्र होता है। फिर तो समुद्री झीलें या समुद्र के तट पर है, उनकी बड़ी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इससे कारण चिल्का और पुलिकट झीलें वो काफी बड़ी हैं। तो जरूरी नहीं होता समुद्र के किनारे पे जो झील है वो हमेशा बड़ी हो, लेकिन एग्जाम में अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए भारत में तो वो चिल्का है और पुलिकट है। लेकिन अगर उसमें कंडीशन ये लगा दी जाए कि लैंड लॉक्ड होनी चाहिए यानी जमीन से घिरी हुई होनी चाहिए, समुद्र के टच में नहीं हो, तो उसमें आंसर आपका सांबर रहेगा। तो सांबर को इस कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी हमने इसमें लिखी है, देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। अंतःस्थलीय का मीनिंग है लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ कंट्री, तो उसमें आंसर रहता है अपने सांबर। तो ये लैंड लॉक्ड वाला समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये अंतःस्थलीय झीलों में इंडिया में सबसे बड़ी है और सिंपल एरिया वाइज पूछा जाए तो इंडिया में तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। ये इससे पहले चिल्का, उसके बाद में पुलिकट और नंबर थर्ड पे सांबर। और राजस्थान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सांबर। और फिर बाद में हम बात करते हैं, तो एरिया के अकॉर्डिंग ये बातें अपनी हो चुकी हैं। तो एरिया में या क्षेत्रफल में राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कौन है? सांबर। राजस्थान में खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी कौन है? सांबर। भारत के अंदर खारे पानी की झीलों में, तो भारत में खारे पानी की झीलों में सांबर है थर्ड लार्जेस्ट। इसका मीनिंग इससे पहले चिल्का और पुलिकट। और भारत में अंतःस्थलीय झीलों में, तो भारत में लैंडलॉक्ड ब्राइन वाटर लेक्स में अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलों में ये सबसे बड़ी मानी गई एरिया वाइज फर्स्ट। तो मोस्टली रैंक राजस्थान के अकॉर्डिंग फर्स्ट, खारे पानी में राजस्थान में नंबर फर्स्ट, अंतःस्थलीय झीलों में नंबर फर्स्ट। लेकिन देश में खारे पानी की झीलों में इसकी रैंक कौन सी है? थर्ड। वहीं से बड़ी कौन सी है? चिल्का और पुलिकट। तो सिर्फ कंट्री में ये दो रैंक याद रखना है कि देश में खारे पानी के अंदर इसकी तीसरी रैंक है एरिया वाइज।
फिर बात हम एरिया के अकॉर्डिंग या क्षेत्रफल पे नहीं करके अगर सोल्ट या नमक पे करें, नमक उत्पादन पे, तो नमक सांबर से सर्वाधिक उत्पादित होता है। यानी भारत में ऐसी कोई झील नहीं है जो सांबर जितना नमक उत्पादित करती हो। तो हम यहाँ राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेक की बात कर रहे हैं। बाकी नमक उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो गुजरात है, जो भारत का लगभग 75% या उससे भी ज्यादा नमक उत्पादित करता है। लेकिन झीलों के अंदर सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वाली झील भारत में कौन है? सांबर। इसका मीनिंग गुजरात का जो नमक है वो या तो रण ऑफ कच्छ या फिर उत्पादित किया जाता है गुजरात के तटीय क्षेत्र या समुद्री नमक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में समुद्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में नमक उत्पादन में, सॉल्ट प्रोडक्शन में राजस्थान का अपना एक स्टेटस है। तो इसमें नमक उत्पादन के अंदर नमक उत्पादन में, सॉल्ट प्रोडक्शन में सांबर झील का देश में प्रथम स्थान है। तो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन नमक उत्पादन वाली झील इससे नमक या जो सॉल्ट की मात्रा है वो अगर कंट्री के अकॉर्डिंग देखी जाए, देश के अकॉर्डिंग देखी जाए, तो देश का लगभग ये 8 से 9% नमक अकेले उत्पादित करती है। फिक्स डेटा में बोले तो लगभग 8.7, यानी 8 से 9% के बीच। जबकि राजस्थान का नमक अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कितना परसेंट नमक, तो इस 8 और 9 के आगे जीरो और लगा दीजिए, यानी 8 का 80% और 9 का क्या बन जाएगा? 90%। तो इंडिया का लगभग ये 8 से 9, और इन डिजिट के अगर आगे जीरो लगा दोगे तो वो राजस्थान का नमक आ जाएगा 80 से 90%। इसका मीनिंग सांबर की नमक की क्वालिटी भले ही राजस्थान में पचपदरा से थोड़ी कमजोर है, या यूं कहें कि पचपदरा की तुलना में इसकी नमक की क्वालिटी थोड़ी लो क्वालिटी है, लेकिन नमक की क्वांटिटी सर्वाधिक है। तो देश में नमक उत्पादन सर्वाधिक की झील से होता है, सांबर से, जो इंडिया का 8 से 9%, लगभग 8 से 9% नमक। जबकि राजस्थान का 80 से 90% नमक कहां से उत्पादित होता है? सांबर से। अब यहां से नमक किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सॉल्ट प्रोडक्शन या नमक उत्पादन, तो भारत में नमक उत्पादन में जो प्रमुख कंपनी है वो HSL है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। तो उन्होंने सांबर के राइट्स लिए हुए, अधिकार लिए हुए हैं 60%। जबकि सांबर करके हमने एक कंपनी बना रखी है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। तो सांबर सॉल्ट लिमिटेड के अधिकार यहाँ पे 40%। तो यहाँ से नमक उत्पादन का काम तो सांबर करती है, लेकिन ये मुख्यतः किसके अधीन है? तो ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन है। तो यहाँ से सॉल्ट प्रोडक्शन या नमक उत्पादन का जो कार्य है वो सांबर सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो किसके अंडर में है? HSL। HSL के अंडर में इसलिए बता रहे हैं, किसी भी कंपनी के शेयर अगर किसी एक के पास 50% से ज्यादा हो, तो मालिकाना हक जिसके पास 50 से अधिक है उसका रहेगा। तो इसका मीनिंग इसके ऊपर मुख्य अधिकार है HSL का। तो राजस्थान में HSL के अंडर में केवल एक ही झील है, वो है सांबर, क्योंकि HSL हमेशा एक बड़े एरिया में या बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में काम करता है। तो HSL का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सांबर। इसका मीनिंग HSL, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, इसके अलावा रिपीट नहीं होगा। तो राजस्थान में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो अभी हम किसको कवर कर रहे हैं? सांबर। तो सांबर में उत्पादित किया जाता है। नमक उत्पादन के टाइम सांबर झील के पास में इस प्रकार से छोटी क्यारियां बनाई जाती है। इन क्यारियों में पानी डाल दिया जाता है, और पानी के इवेपोरेशन या वाष्पीकरण के बाद इन क्यारियों में जो शेष रहा नमक है उसको कहा जाता है क्यार। तो क्यार क्या है? तो सांबर की जो क्यारियां, उन क्यारियों से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है।
तो ये इस तरीके से खेतों में भी अपने बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्यारी। तो सांबर में भी ये क्यारियां हैं। तो इन क्यारियों में पानी डालने के बाद जो लास्ट में निकलता है, जो नमक उत्पादित होता है, ये अपने आप में क्या है, ये नमक क्यार कहलाता है। तो ये टेक्निक क्यारी है, और उत्पादित नमक को क्या कहते हैं, क्यार। तो सांबर से उत्पादित नमक को, प्रोड्यूस्ड या ऑब्टेन्ड सॉल्ट फ्रॉम सांबर लेक इज नोन एज क्यार। सांबर से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। अब सांबर का एरिया आपको ध्यान है कि सांबर का जो क्षेत्र है, ये अपने आप में एक वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि के रूप में है। और वेटलैंड एरिया होने के कारण इसको, राजस्थान के अंदर आर्द्र भूमि होने के कारण इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। रामसर साइट ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, और रामसर साइट सम्मेलन में यह तय किया गया था कि विश्व की जो भी आर्द्र भूमि या जो वेटलैंड एरिया है, उनको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया जाए, जो किसी जीव को, यानी वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ को जो संरक्षण देते हो, यानी किसी भी वन्य जीव को जो मुख्यतः एनिमल के रूप में हो, चाहे बर्ड्स या पक्षी के रूप में हो। तो ऐसी आर्द्र या नमी वाली भूमियों को हम किस में लिस्टेड करते हैं, रामसर साइट के अंदर। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 4 रामसर साइट है। तो उसमें केवलादेव 1981 के बाद 1990 के अंदर बनने वाली दूसरी रामसर साइट सांबर को मानते हैं। तो इसका मीनिंग है सांबर है वो रामसर साइट में भी लिस्टेड है। तो सांबर लेक इज लिस्टेड इन रामसर साइट। सांबर झील, सांबर झील रामसर साइट में शामिल है या रामसर साइट में सूचित है। जैसे हमारे केवलादेव वाला जो पार्ट है, वो राजस्थान की पहली रामसर साइट है। रामसर साइट में होने वाली पहली साइट या स्थान माना गया है केवलादेव को, जो 1981, स्थान भरतपुर। इसी दशक के लास्ट में, तो 81 का दशक कब समाप्त होता है, 1990। तो 1990 में इसमें शामिल हुई थी सांबर। और फिर इस साल 2025 के अंदर अपने 2 रामसर साइट हैं जो बनी है। तो एक तो उदयपुर के मैनार में बनाई गई है। तो मैनार उदयपुर में आता है, जबकि मैनाल भीलवाड़ा में आता है। तो मैनार उदयपुर, और मैनार के अलावा दूसरा खींचन फलोदी में बनाई गई है। तो इसका मीनिंग है अभी रामसर साइट राजस्थान में कितनी है, 4। जबकि पहले इसमें ऑलरेडी, जो अब से लगभग 35 साल पहले बनी थी, एक 1981 में और एक 1990 के अंदर। तो 1990 के अंदर अपने को सांबर रामसर साइट के रूप में मिली थी। और यहाँ पे संरक्षित जीव कौन से हैं, तो सांबर में जो संरक्षित जीव माने जाते हैं, उसमें एक साइबेरिया, मध्य एशिया और अफ्रीका की ओर से आने वाला सारस है, जिसको हम कहते हैं कुर्जा। तो एक तो कुर्जा पक्षी, जिसको हम कुरंजा भी लिख देते हैं, तो वही है कुर्जा। दूसरा गुजरात की ओर से आने वाला राजहंस पक्षी, जिसे फ्लेमिंगो भी कहा जाता है। और इसी कुर्जा पक्षी को लेकर आसाम में अभी जो न्यू रामसर साइट जो बनी है, इसी कुर्जा पक्षी के लिए जो न्यू रामसर साइट है,
कुछ शायद इसमें टेक्निकल इश्यू आ गया है, एक बार देखता हूं मैं। आगे कंटिन्यूस करेंगे अपन क्लास को इसको। चलो, मेरे हिसाब से कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो कुछ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल टीम भी नहीं है आज, टेक्निकल टीम के तौर पे मैं ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड को इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो रीस्टार्ट भी ये नहीं हो रहा। तो इसके सांबर के बारे में हमने जो लास्ट में बात की है कि इसमें संरक्षित जो जीव या पक्षी हैं, उसमें एक मुख्यतः कुर्जा है जो सारस की प्रजाति है, और दूसरा पक्षी इसमें राजहंस है। तो ये दो प्रमुख पक्षी हैं इसमें। जो हालांकि पक्षियों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन जो प्रमुख पक्षी हैं जिनको यहाँ संरक्षण मिलता है। 2019 में यहाँ एक ऐसी घटना हुई थी, एक एवियन बोटुलिज्म करके पक्षियों में जो एक डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो उस बैक्टीरियल डिजीज के कारण पक्षियों की बॉडी के अंदर क्या होता है, लकवा आ जाता है। जैसे तैरता हुआ पक्षी अचानक डूब जाता है, चलता हुआ पक्षी अचानक लड़खड़ा के गिर जाएगा। तो इसका मीनिंग वो ना भोजन कर पाएंगे, ना वो अपना पानी पी पाएंगे। इसका मीनिंग वो भोजन और प्यास के मारे उन पक्षियों की डेथ हो जाती है। और पानी के अंदर अगर पक्षी का शरीर काम करना बंद कर दे तो वो धीरे धीरे डूब भी जाते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से सांबर में कहा जाता है कि 2019 के अंदर लास्ट में लगभग नवंबर के आसपास 5 से 6 हजार जो कुर्जा पक्षी उनकी डेथ हुई थी। हालांकि वास्तविकता तो कुछ और बताई जाती है कि लगभग 20 हजार कुर्जा पक्षियों की डेथ हुई, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बाद में बताया गया 5 से 6 हजार पक्षियों की। तो किसी एक साइट पे 5 से 6 हजार पक्षियों का मरना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसमें एक जो बैक्टीरियल डिजीज थी उसका आप याद रखिएगा। बाई चांस पूछ लिया जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील रही है जो 2019 के अंदर एवियन बोटुलिज्म बैक्टीरियल डिजीज के कारण कुर्जा की डेथ के कारण प्रसिद्ध रही, तो ये चर्चाओं में रही थी सांबर झील। सर, यहाँ सांबर में कोई ट्रेन भी चलती है। इसके व्यू के लिए देखो, सांबर के अंदर पहले नमक यहाँ से एक्सपोर्ट या निर्यात करने के लिए ट्रेन चलाई गई थी। अब धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज्म के लिए उसको डेवलप किया गया है। तो सांबर के निकट एक शाकंभरी माता का टेम्पल भी बना हुआ है, जो चौहान वंश के लिए प्रमुख या पूज्य माने जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर सांबर झील के निकट कौन सा है, शाकंभरी माता का टेम्पल। टेम्पल के रूप में अगर पूछा जाए, नमक जो उत्पादित होता है उसको क्या कहा जाता है, तो क्यारियों से प्राप्त होता है, तो उसको क्यार कहा जाता है। नमक उत्पादन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो सांबर के नाम से कंपनी है वो करती है SSL सांबर सोल्ट लिमिटेड, जो किसके अधीन काम करती है, HSL के अंडर में, यानी हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड के अंडर में काम करती है।
जिसमें HSL का जो भागीदारी है वो 60% है और सांबर के नाम से जो कंपनी है उसकी भागीदारी 40% है। तो इसमें जो मेन मेन है, एक तो एरिया के लिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। एक राजस्थान में नमक उत्पादन, ये लगभग राजस्थान का 80 से 90 और इंडिया का लगभग 8 से 9% नमक उत्पादित करती है। तो ये लगभग इसमें 4-5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि सांबर एक रामसर साइट में भी शामिल है 1990 से। कौन से जीव या पक्षी यहाँ संरक्षित हैं, तो हमने लास्ट में उससे भी बात चल रही थी, कुर्जा और राजहंस। कहा जाता है कुर्जा जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाता है और उसके बाद में जोड़ा जैसे ही बिछड़ता है, बिछड़ने का मीनिंग है जैसे मेल कुर्जा की डेथ होती है तो फीमेल अपना खाना पीना छोड़ देगी और कुछ समय बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी। और अगर फीमेल की डेथ होती है तो मेल खाना पीना छोड़ देता है, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो कहा जाता है कि राजस्थान में जब पति अपने घर से बाहर जाता है तो पत्नी जो विरहणी होती है वो उसकी विरह में गीत गाती है कुर्जाए मारा करके। तो कुर्जाए महारा ये हमारे राजस्थान के लोकगीतों में भी काउंट है। तो इस पक्षी को इसके प्रेम के कारण राजस्थान के लोकगीतों में भी शामिल किया गया है। रवि खटाना की सर नोट्स घर पे प्रोवाइड हो जाएंगे ना? घर पे प्रोवाइड नहीं होंगे रवि, आपको डाउनलोड करके इनको निकलवाना पड़ेगा। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो इनकी कॉपी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके जैसे वीकली एक बार जाके आप निकलवा लें और उतने टाइम तक आप रफली जो अपना मैटर है उसको लिखते रहें, क्योंकि कोई भी क्लास है जो वो इतनी स्पीड में नहीं है आपकी। इजीली आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन और क्वेरीज तो आपकी कुछ है नहीं। बाकी झील वाले इस टॉपिक को या पार्ट को हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें कंटिन्यूस करेंगे, जिसमें खारे पानी की झीलों में अपनी 3 प्रमुख झीलें, जिसमें हमने लगभग फर्स्ट वाला जो पार्ट आपका सांबर है वो लगभग कवर कर लिया है। कल की क्लास में थोड़ा बहुत इसको वापस रिपीट करेंगे और उसके बाद में पचपदरा और डीडवाना जो प्रमुख खारे पानी की झील है उनको कवर करते हुए फिर कल हम फ्रेश वाटर लेक भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।